નરેન્દ્ર મોદી જેમણે પોડકાસ્ટમાં અનેક મુદ્દે ખુલીને વાત કરી. પીએમ મોદીએ ગોધરાકાંડ સહિતના મુદ્દા પર પોતાનો વિચાર રજૂ કર્યો. લેક્સ ફ્રીડમેન સાથે 3 કલાકનો પીએમ મોદીનો આ પોડકાસ્ટ જે કેટલાય વિષયો પર તેમના વિચારો અને તેમના અભિગમ દર્શાવી રહ્યો છે. આરએસએસ, પાકિસ્તાન, ચીન, ટ્રમ્પ, વૈશ્વિક રાજકારણ મુદ્દે પીએમ મોદીએ જવાબ આપ્યા. રાજકારણ, અંગત જીવન અંગે પણ તેઓ ખુલીને બોલ્યા. ગોધરાકાંડમાં મારી છબી ખરડાવવાની કોશિશ કરાઈ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ વાત કરી. સાથે એ પણ ઉમેર્યું કે ગુજરાતમાં રમખાણો પછી હવે રાજ્યમાં કાયમી શાંતિ સ્થાપિત થઈ છે. 2002 પછી ગુજરાતમાં કોઈ રમખાણ નથી થયા. સરકારની પ્રાથમિકતા હંમેશા નાગરિક કલ્યાણની રહી છે. पहली बार चुनाव लड़ना पड़ा। मैं 24 फरवरी 2002 में पहली बार एमएलए बना, एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि बना और मैं पहली बार 24 तारीख को या 25 तारीख को या 26 तारीख को गुजरात विधानसभा में मैंने पैर रखा। 27 फरवरी 2002 विधानसभा में मेरा बजट सत्र था, हम हाउस में बैठे थे और उसी दिन यानी अभी मुझे एमएलए बने 3 दिन हुए थे और गोधरा की घटना हो गई और भयंकर घटना थी। लोगों को जिंदा जला दिया गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो कंधार के विमान अपहरण को या पार्लियामेंट पर का हमला कहो या 9/11 कहो, ये सारी घटनाओं का बैकग्राउंड हो और उसमें एक इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मर जाना, जिंदा जला देना, आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति कैसी होगी। कुछ भी नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, कोई भी चाहेगा, शांति रहनी चाहिए। दूसरा जो कहते हैं ये बहुत बड़े राइट वगैरह, तो ये भ्रम फैलाया गया है। अगर 2002 के पहले का डेटा देखें तो पता चलता है कि गुजरात में कितने दंगे होते थे। हमेशा कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगा रहता था। पतंग के अंदर कम्युनल वायलेंस हो जाए, साइकिल टकरा जाने पर कम्युनल वायलेंस हो जाए। 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा बड़े दंगे हुए थे और 1969 में जो दंगे हुए थे वो तो करीब 6 महीना चले थे। अरे तब तो हम कहीं थे ही नहीं दुनिया के उस चित्र में, उस समय की मैं बताऊं। और इतनी बड़ी घटना, एक ऐसा स्पार्किंग पॉइंट बन गया कि कुछ लोगों की हिंसा हो गई, लेकिन न्यायालय ने उसको बहुत डिटेल में देखा है, लंबे अरसे। और उस समय हमारे जो विरोध के लोग हैं वो सरकार में थे और वो तो चाहते थे कि हम पर जितने आरोप लगे थे हमको सजा हो जाए, लेकिन उनके लाखों कोशिश के बाद भी जुडिशरी ने पूरी तरह डिटेल में उसका एनालिसिस किया, 2 बार किया और पूरी तरह निर्दोष। जिन लोगों ने गुनाह किया था उनके लिए न्यायालय ने अपना काम किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस गुजरात में साल में कहीं न कहीं दंगे हुआ करते थे, 2002 के बाद आज 2025 है, गुजरात में 20-22 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, पूरी तरह शांति है। और हमारी कोशिश ये रही है कि हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मंत्र को लेकर के चलते हैं। પોડકાસ્ટ દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાઉડી મોદી કાર્યક્રમના સંસ્મરણો પણ વાગોડ્યા અને સાથે કહ્યું કે ક્ષણનો પણ વિલંબ કર્યા વગર ટ્રમ્પ મારી સાથે ચાલ્યા. હું ભારત ફર્સ્ટ, ટ્રમ્પ અમેરિકા ફર્સ્ટ વાળા. મારી અને ટ્રમ્પની જોડી બરાબર જામે છે. हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रम्प दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था।
इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। तो इंडियन डायस्पोरा के लोग इकट्ठे आए थे। तो हम लोग दोनों स्पीच किए। वो नीचे बैठ करके मुझे सुन रहे थे। अब ये उनका बड़प्पन है जी। अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठ करके सुन रहे हो और मैं मंच पर से भाषण कर रहा हूं, ये उनका बड़प्पन है। मैं भाषण करके नीचे गया और हम तो जानते हैं कि अमेरिका की सिक्योरिटी की कितनी बड़ी वो रहता है, कितने प्रकार की स्क्रूटिनी होती है। मैं जाकर के वो रहे इसके लिए धन्यवाद करने गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही कहा, अगर मैंने कहा आपको इतराज ना हो तो आइए हम जरा एक पूरे स्टेडियम का चक्कर काट के आते हैं। इतने लोग हैं तो हाथ ऊपर करके नमस्ते करके आ जाते हैं। अब ये अमेरिका की लाइफ में ये इम्पॉसिबल है कि हजारों की भीड़ में अमेरिकन Yeah. राष्ट्रपति चल पड़े। एक पल का भी विलंब किए बिना वो मेरे साथ चल पड़े भीड़ में। अमेरिका की जो सुरक्षा तंत्र था पूरा वो एकदम से वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। मेरे लिए टच कर गया कि इस व्यक्ति में हिम्मत है, ये डिसीजन खुद लेते हैं। और दूसरा, मोदी पर उनको भरोसा है कि मोदी ले जा रहा है तो चलिए चलते हैं। तो ये आपसी विश्वास का भाव, ये इतना हमारा मजबूती मैंने उसी दिन देखा। और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, अब उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूं, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूं, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील कर। પોડકાસ્ટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની રાજનીતિક સફરની પણ વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે હું ઘણો મોડો રાજનીતિમાં આવ્યો. સંગઠનની કામગીરીમાં હું જોડાયેલો હતો. 24 વર્ષથી દેશવાસીઓએ કામનો અવસર આપ્યો છે. સમર્પિત ભાવથી દાયિત્વ પૂર્ણ કરી રહ્યો છું. જનતાના વિશ્વાસને તૂટવા નથી દીધો. સરકારની નીતિઓમાં કોઈ ભેદભાવ નથી. હું તો આધ્યાત્મિક યાત્રા પર નીકળ્યો હતો. એક પૂજારીની જેમ જનતાની સેવા કરતો રહું છું. From 2002 to today, you won 8 elections that I could count. So many of the elections, over 800 million people vote in India. What does it take to win an election like that? And to win an election of 1.4 billion people, where you get to represent those people. The biggest democracy in the world. ऐसा है कि मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं बहुत देर से राजनीति में आया, और मैं पहले तो संगठन का काम करता था, तो मेरे पास संगठन का काम रहता था, तो इलेक्शन मैनेजमेंट का भी काम रहता था, तो मेरा समय उसी में जाता था। और मैं पिछले 24 साल से हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में देशवासियों ने और गुजरात के लोगों ने मुझे काम करने का अवसर दिया। तो एक समर्पित भाव से जनता जनार्दन को जो मैं ईश्वर मानता हूं, उसने मुझे जो दायित्व दिया है, इसको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मैं कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देता हूं, और वो भी मैं जैसा हूं वो देखते हैं। मेरी सरकार की जो नीतियां रहती हैं, वो जैसे मैं अभी कह रहा हूं, सेचुरेशन की नीति, जो भी योजना होगी 100% लागू करना चाहिए। उसके जो लाभार्थी हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए,
न जाति, न पंथ, न आस्था, न पैसा, न पॉलिटिक्स, कुछ नहीं। हमने जो सबके लिए है सबको करना चाहिए। और उसके कारण अगर किसी का काम नहीं भी हुआ है तो उसको ये नहीं लगता है कि भाई मेरे से गलत कारणों से रोका गया है। उसको लगता है चलिए अभी नहीं हुआ, कल हो जाएगा। तो विश्वास पैदा होता है। और एक तो मेरे गवर्नेंस के मॉडल में विश्वास बहुत बड़ी ताकत है। दूसरा, मैं चुनाव सेंट्रिक गवर्नेंस नहीं चलाता हूं, मैं पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस चलाता हूं। मेरे देश के लोगों का भला कैसे हो, मेरे देश के लिए अच्छा क्या हो। और मैं तो आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकला था, तो अब मैंने देश को ही देव मान लिया है और मैंने जनता जनार्दन को ही ईश्वर का रूप मान लिया है। तो एक पुजारी की तरह मैं जनता जनार्दन की सेवा करता रहूं, यही मेरा भाव रहा है। तो दूसरा, मैं जनता से कटता नहीं हूं, उनके बीच में रहता हूं, उनके जैसा रहता हूं। और मैं पब्लिकली कहता हूं कि आप 11 घंटे काम करोगे तो मैं 12 घंटा काम करूंगा। और लोग देखते भी हैं तो उनको विश्वास है। दूसरा, मेरा अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, न मेरा कोई, मेरे अगल बगल में कोई मेरा रिश्तेदार दिखता है, मेरा कोई पहचान वाला दिखता है। तो सामान्य मानवी इन चीजों को पसंद करता है और शायद ऐसे कई कारण होंगे। दूसरा, मैं जिस पार्टी से हूं वहां लाखों समर्पित कार्यकर्ता है। सिर्फ और सिर्फ भारत माता का भला हो, देशवासियों का भला हो, इसके लिए जीने वाले, जिन्होंने राजनीति में कुछ नहीं पाया है, न कुछ बने हैं, न कभी सत्ता के गलियारों में कभी आए हैं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो दिन रात काम करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है मेरी, उस पार्टी का मैं मेंबर हूं, मुझे गर्व है। और आयु भी मेरी पार्टी की बहुत छोटी है, फिर भी तो उन लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम है। उन कार्यकर्ता को लोग देखते कि भाई बिना स्वार्थ ये इतनी मेहनत करता है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है और उसके कारण चुनाव जीतते हैं। मैंने तो गिना नहीं कितने चुनाव जीता, लेकिन जनता के आशीर्वाद लगातार हमें मिलते रहे हैं। પોડકાસ્ટ દરમિયાન શિક્ષણ અંગે પણ વડાપ્રધાન મોદીએ પોતાનો સ્પષ્ટ મત વ્યક્ત કર્યો। શાળા પરિવારને પરીક્ષામાં બાળકોના રેન્કની ચિંતા હોય છે। નવી શિક્ષણ નીતિમાં અમે બદલાવ લાવ્યા છે તેવો પીએમ મોદીએ વાત કરી અને સાથે એ પણ કહ્યું કે પરીક્ષા પે ચર્ચાથી માનસિકતા જાણવા મળે છે। बाय एंड लार्ज समाज में एक विचित्र प्रकार की मानसिकता बन गई। स्कूलों में भी अपने सफलता के लिए उनको लगता है कि हमारे कितने बच्चे किस रैंक में आए। परिवार को भी मातान बन गया कि मेरा बच्चा इस रैंक में आया तो मेरा परिवार शिक्षा दीक्षा में समाज में अच्छी पोजीशन में है। तो एक ऐसी सोच में का परिणाम हो गया कि बच्चों पर प्रेशर बढ़ गया। बच्चों को भी लगने लग गया कि जीवन में ये 10th और 12th के एग्जाम ही सब कुछ है। तो हमने उसमें बदलाव लाने की, हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी में हमने काफी कुछ बदलाव लाए हैं। लेकिन वो चीजें धरती पर उतरे तब तक मेरा दूसरा भी रहता है कि भाई अगर उनके जीवन में कठिनाई है तो मेरा भी कोई कर्तव्य बनता है मैं उनसे बातें करूं, उनको समझने का प्रयास करूं। तो एक प्रकार से मैं जब परीक्षा पे चर्चा करता हूं तो मुझे उन बच्चों से समझने को मिलता है, उनके माता पिता की क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है, एजुकेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है वो समझने को मिलती है। तो ये परीक्षा पे चर्चा उनका तो लाभ करती है, मेरा भी लाभ करती है। और किसी स्पेसिफिक डोमेन में खुद का टेस्ट करने के लिए एग्जाम ठीक है, लेकिन ये ओवरऑल पोटेंशियल को जज करने का पैमाना नहीं बन सकता। बहुत से लोग हैं शायद पढ़ाई में अच्छे मार्क नहीं लाए लेकिन क्रिकेट में सेंचुरी लगाते हैं, क्योंकि उसमें वो ताकत होती है। और जब लर्निंग पर फोकस होता है तो स्कोर अक्सर खुद ही ठीक होने लग जाता है।